नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शख्सियत की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे अमलताज ग्रुप के चेयरमैन सरवर हुसैन साहब से। सरवर हुसैन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो है गुफ्तगू का आगाज जो हो वो आपकी जर्नी से हो। जैसे कि हमारी मालूमात है कि साल 1989 से आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं और तमाम जो है आपकी यात्रा है बड़ी बेहतर रही। तो पहले हम चाहेंगे कि अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू। पहले तो आपका शुक्रिया, मुझे आप ऐसा मौका दे रहे हैं पब्लिक से रूबरू होने का। और मेरी जर्नी बड़ी इंसिडेंटल रही। मैं रियल एस्टेट में कभी नहीं आना चाहता था जी, और ना ही कंस्ट्रक्शन में। मैं वाइट कॉलर जब पसंद करता था और मैं था भी 89 से पहले जी, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट ऑटोनॉमस बॉडी थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन। उसमें मैं बहुत सीनियर पोस्ट पर था, समरी जनरल मैनेजर था के इंस्टीट्यूशन का। तो उस समय मैं निकलता था, कभी टूर्स पर जाता था, तो चलते चलते देखता था। एक बार क्या हुआ, मैं अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहा था, कार में से देखा कि ये बिल्डिंग जो है, देखता रहता था, एक शौक था ये कैसी बनी है। और वो बाद में मुझे पता चला कि आर्किटेक्चर में अहमदाबाद बहुत आगे है जी। तो वहाँ की बिल्डिंग मुझे इसलिए अच्छी लगती थी, और उसमें कुछ डिफेक्ट दिखे मुझे। मैंने कहा ये यदि मैं बनाता तो ये कैसा लगता। तो वो कुछ भगवान का कुछ ऐसा करना हुआ जी कि मैं उसी बिजनेस में आया जी। और बिजनेस में भी ऐसा आया कि मेरे हालांकि जनरेशन से मैं थर्ड जनरेशन में हूँ कंस्ट्रक्शन की जी। मेरे ग्रैंडफादर 1900 में आए थे जी, यूपी से भोपाल। जमींदार थे, एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे जी। वो प्रोग्रेस के लिए आए यहाँ पर। 1906 से उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टरशिप बिल्डरशिप शुरू करी जी। और काफी नवाब भोपाल के टाइम में सरकारी बिल्डिंग बनाई, टेक्सटाइल मिल का कंस्ट्रक्शन कर। मगर उससे मुझे बिल्कुल लगाव नहीं था, वो काम ही पसंद नहीं था। मगर कुछ वो जो इंसिडेंस हो कि ये शायद मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ जी। तो बस फिर सिलसिला शुरू हुआ। वो हुआ सिलसिला ऐसे नहीं शुरू हुआ, बल्कि सिलसिला शुरू हुआ जॉब में। सब दोस्त थे जो अफसर पे बैठते थे, चाय पीते, उसी करते भोपाल में फला आया, उसने ये काम कर डाला, इसने ये काम कर डाला। तो मैंने कहा अपन ने क्या करा, अपन तो वही नौकरी कर रहे हैं सरकारी जी। तो बस उस दिन से फिर सब दो लोगों ने सोचा कि हम उस टाइम कुछ कॉलोनाइजिंग का मन आया। फादर कोला रोड पे काफी कॉन्ट्रैक्टरशिप कर रहे थे, उनके साथ में हेल्प ली जी। और जमीनें ढूंढना शुरू करी। बस वहां से सफर 89 से शुरू हुआ है जी। तो अभी तक भगवान का आशीर्वाद है। एक मैं बात जानना चाहूंगा कि एक दौर आया था सरवर साहब, वो आपने और हमने भी देखा कि बहुत ही नाम है आपका तो अमलताज ग्रुप का, लेकिन बहुत छोटे छोटे भी जो लोग हैं वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, बड़े कामयाब भी रहे वो। लेकिन फिर जो ये मंदी का दौर आया तो बहुत कुछ जो है इस मंदी के दौर ने खास तौर से रियल एस्टेट के बिजनेस को बहुत प्रभावित किया और इसका बड़ा बुरा असर भी रहा। आप भी दो चार हुए होंगे उन परेशानियों से, दुश्वारियों से, जाहिर सी बात है। लेकिन 89 से आज 2021 चल रहा है, अमलताज ग्रुप वहीं खड़ा है। तो वो क्या ऐसी वजहें हैं या वो क्या ऐसा कमिटमेंट एक जो है समाज के लिए आपका है जिसकी वजह से आप का ग्रुप जो है सस्टेन भी कर पा रहा है और बेहतर ढंग से इन हालातों में भी आप जो है काम कर पा रहे हैं? इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। एक तरह से ये बताऊं, जो आपने कहा छोटे छोटे बिल्डर्स भी आए थे। हर छोटे आदमी को अच्छा काम करके बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। छोटे बिल्डर आए थे लेकिन उन्होंने अच्छा काम नहीं किया जी। फिर रेरा आया, उसने जो रूल्स बनाए और वो खत्म हो गए छोटे वाले जो रियल सही में कॉलोनाइजर और बिल्डर नहीं थे जी। ये अलग क्वेश्चन होगा। फिर मैं आऊंगा हम क्यों सस्टेन कर गए। देखिए, हमारा जो कार्यशैली है जी। या हमारी सोच ये है कि हम अगर कोई भी चीज बनाए तो क्वालिटी
अच्छी हो कंस्ट्रक्शन की जी कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी के साथ साथ हम जो कमिटमेंट करें वो पूरा करें जी टाइम पर डिलीवरी दें टाइटल क्लियर हो और सबसे बड़ी चीज ये कंस्ट्रक्शन में जो प्लानिंग पार्ट से ही मैं इन्वॉल्व होता हूँ मैं एक बायर की तरह काम करता हूँ जैसे मैं इस फ्लैट को या इस मकान को खरीदूंगा और खरीद के अगर इस ड्राइंग रूम में इंटीरियर करूंगा तो कहाँ से एंट्री करूंगा कहाँ लाइट आना चाहिए कितनी वेंटिलेशन होना चाहिए लाइट वेंटिलेशन का बहुत ख्याल करता हूँ जी शुरू से जब से प्लानिंग पार्ट से जोड़ता हूँ तो अंत तक टीम कितनी अच्छी हो बहुत अच्छी टीम हो लेकिन पर्सनल इन्वॉल्वमेंट क्वालिटी पे रखता हूँ और दूसरी चीज सबसे बड़ी है जो कमिट करता हूँ जी यदि मैं 100 पैसे देना चाहता हूँ तो कई जगह 101 का देता हूँ जो ब्राउशर पे प्रिंट करता हूँ कुछ प्रोजेक्ट है उससे ज्यादा अच्छी चीज दी है मैंने जी जी तो वो बायर है पब्लिक है वो सब जानती है बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बगैर पब्लिसिटी के हम तो अभी पेपर हेड तो अभी 2-4 साल से हमारे नए जनरेशन बेटे आए हमारे सीजीएम मिस्टर विशाल आए इन लोगों ने देना शुरू करे अदरवाइज अब्दुल्ला और विशाल ने दिए नहीं तो पहले हमारे माउथ पब्लिसिटी थे कुल मिलाकर अमलताज का काम बोलता है जी बस ये कि अच्छी नियत से करते हैं जी 100 रुपए ले रहे हैं तो 100 से कम का काम नहीं देंगे चलो साहब अभी आपने रेरा का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा कि रेरा के क्या नफे हैं क्या नुकसान है इन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें नहीं आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा और बल्कि सब चीजें तो रिपीट होती रहती है इस टाइम आपने जो बात करी है रेरा बहुत अच्छा चीज लेके आई हमारी गवर्नमेंट जी जब रेरा आया था लोग घबरा गए बिल्डर्स घबरा गए कि रेरा आ गया है जी अब हमारा क्या होगा हमने कहा हम तो बहुत खुश हैं हमसे भी कुछ लोगों ने पूछा कुछ इंटरव्यूज हुए आपको रेरा क्या था हमने कहा हम रेरा के रूल पहले से ही फॉलो करते थे जी जो रेरा कहता है कि कस्टमर्स को के राइट सेव करना है जी और साथ साथ ऐसा नहीं बिल्डर के भी राइट उन्होंने सेव करे तो वो रेरा के आने के बाद हम बहुत खुश हुए क्योंकि जितने ये जो आपने भी एक सवाल किया था कि बहुत सारे बिल्डर्स नए नए आए थे तो वो नए बिल्डर्स क्या करते थे उनके पास ना तो सही परमिशंस होती थी ना सही टाइटल होते थे सस्ता बनाते थे कुछ कॉलोनाइजिंग अवैध होती थी सब पैसा तो उधर चला जाता था जो असली बिल्डर्स हम लोग थे जो हर रूल को गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं टैक्स जबरदस्त देते हैं जी और हर चीज में ट्रांसपेरेंसी करते उनको बहुत टफ था जी तो मैं आपको सही बात बताऊं रेरा के आने के बाद हमारे सेल बढ़ गई थी जी तो हम बहुत खुश हुए लेकिन आजकल खुश नहीं है जी देखिए खुश क्यों नहीं वो भी बताएं आपको देखिए वो आप जरूर पूछिए और मीडिया है तो वो चीज जाना चाहिए और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज लाई थी हमारी गवर्नमेंट रेरा से हम बहुत खुश थे लेकिन अभी कोरोना आने से गवर्नमेंट का इंटेंशन कभी नहीं खराब होता कि लोगों को नुकसान हो या किसी का बिजनेस कम हो जी क्योंकि वो जानती है गवर्नमेंट कि इससे कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है लेकिन वो कुछ डिसबैलेंस हो गया सब ये 7-8-10 महीने जो बिल्कुल काम चीजें प्रभावित हुई हैं उसे तो कोरोना प्रभावित ने इससे नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया गवर्नमेंट से पूछूंगा मैं इसे नेग्लेक्ट इसलिए नहीं करना था गवर्नमेंट को कि अगर आप एक रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो मेरे पास मैंने अगर एक जमीन ले ली है एक जमीन लेके प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ कई जगह गवर्नमेंट को मैं उसमें सिर्फ विकास अनुमति में 96 लाख रुपए अगर जमा कर रहा हूँ कितना सारा पैसा दिया मैंने गवर्नमेंट कितने की जमीन होगी और कितना उस पर अदर परमिशन के खर्चे और प्रोजेक्ट को मैं लॉन्च नहीं कर सक रहा हूँ क्योंकि रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की सीट खाली है जी 7-8-9 महीने 2020 से अभी तक 500 केसेस पड़े थे 500 केसेस से सोची कितने प्रोजेक्ट बैठ गए रुक गए उन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग कितने हो गए तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा तो मेरी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है दे रहा है दुरुस्त आए अभी बहुत अच्छे लोगों को बैठाला गया है गवर्नमेंट ने जिन लोगों करा है मेरे भी काफी केसेस उलझे हुए हैं और बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है और मेरा नहीं सबको इक्वल कर रहे हैं मगर थोड़ा और तेज करें उसमें जाहिर सी बात है सरवर साहब आपने जब ये बात रखी है तो निश्चित तौर पर सरकार तक ये बात पहुंचेगी और जैसा आपने कहा कि देखिए सरकार बेहतर कर रही है
तो इस दिशा में भी इस दिशा में थोड़ी और बेहतरी चाहिए जी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की रोटी रोजी का बिल्कुल बहुत बड़ा फंड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो हम लोग देते ही ना, जितना आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर्वर साहब, एक सवाल ये था कि हर एक बशर का जो है वो ये ख्वाब होता है कि उसका एक सपनों का घर हो, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, पूंजी कम है या जिंदगी भर की कमाई वो मकान बनाने में ही खर्च करने की मतलब यानी कि हिम्मत जुटाते हैं, ऐसे निवेशकों को जिनने अपने घर के सपने पाल के रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? और उनसे, क्योंकि कई बार देखने में ये भी आया है सरवर साहब कि वो डरे हुए हैं कि क्यों हम कैसे घर खरीद लें, कैसे विश्वास कर लें, उनका विश्वास बरकरार रहे और उनको ऐसा लगे कि उन्होंने जो जीवन भर की कमाई एक मकान खरीदने में, एक फ्लैट खरीदने में या अपना आशियाना बनाने में लगाई है, तो वो उसका उनको कम से कम एक मुतमईन रहे कि उन्हें जो पैसा लगाया है वो कहीं व्यर्थ नहीं गया। तो वो हम चाहेंगे कि आप अपने निवेशक जो हैं, जो सपना संजो के बैठे हैं अपने घर का, उनके लिए कोई संदेश दीजिए आप। देखिए, हमेशा किसी भी बिल्डर से जब मकान खरीदें जी, पहले तो उनका पास्ट जरूर देखें कि वो हमें जी टाइमली देते हुए आ रहे हैं कि नहीं जी, वो अपने कमिटमेंट पूरे करते हैं कि नहीं। अगर किसी बिल्डर का पास्ट अच्छा है तो 99% तो वो आपका कमिटमेंट पूरा करेगा। परमिशंस वगैरह देखना ही चाहिए। अच्छा बिल्डर जो होगा, जो पूरी परमिशंस लेके करता है, वो डेफिनेटली काम पूरा करेगा। विश्वास अभी ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं, डरा नहीं है जी, अभी बायर बहुत है, खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी सेल है। देखिए, बायर कोरोना की वजह से आए नहीं थे और हमारे भोपाल में एंड यूजर हैं जी, इन्वेस्टर खत्म हो गए। जो आप कह रहे हैं वो इन्वेस्टर खत्म हुए जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ। जो रियल एस्टेट था पहले बढ़ा हुआ, वो एक इंडिया में थी पैरेलल इकोनॉमी। वो पैरेलल इकोनॉमी जो बंद हुई, एकदम बंद हुई, तो उसका असर हुआ ये रियल एस्टेट धीरे धीरे बंद होना थी। वो ऐसा हुआ कि जैसे आपने एक बहुत तेज चलती हुई गाड़ी में ब्रेक मार दिया तो आप जाके टकरा गए सामने, खुद ही को नुकसान पहुंचा। तो वो नुकसान तो पहुंचा सभी सेक्टर, वो धीरे धीरे होता, वो जरूरी था और अच्छा था देश के हित में। सरवर साहब, एक बात बताइए कि ये जो मंदी के दौर से रियल एस्टेट का जो सेक्टर है जो गुजर रहा है और तमाम तरह की चीजें आप लोगों के सामने दिक्कतें पेश आ रही हैं, आप जैसे लोग जो हैं वो तो सरवाइव कर पा रहे हैं या बेहतर काम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सरकार के बारे में भी जैसा आपने कहा कि बहुत उनका रवैया जो है सही